नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है इतिहास की कक्षा में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय जिसका नाम है ब्रिटिश साम्राज्य एवं स्वतंत्र चेतना। ये पूरा का पूरा अध्याय हमें बताता है कि साहब ब्रिटिश साम्राज्य की वजह से किस प्रकार भारत के अंदर एक स्वतंत्र चेतना जो है बढ़ती है, एक राजनीतिक जन जागरण बढ़ता है और राष्ट्रवाद की इस भावना से हमें क्रांति तक ले जाता है, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। आज के इस भाग में यानी पार्ट 2 के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ अन्य विद्रोह की और 1857 की क्रांति की। पिछले वाले पार्ट से अगर हम इसको जोड़ के देखें तो पिछले वाले पार्ट में हमने समझने की कोशिश करी थी कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद जो था वो धीरे धीरे पनप रहा था और साथ साथ में उसके क्या कारण थे। हमने एक एक कारण को ढंग से समझा था और कुछ विद्रोह के बारे में चर्चा करी थी। आज अन्य विद्रोह से शुरुआत करते हैं और अन्य विद्रोह में सबसे पहले देखते हैं भील विद्रोह। अगर मैं भीलों की बात करूं तो भील जो है वो एक आदिम जनजाति है जो खानदेश जिले के अंदर निवास करती थी। ये कृषि संबंधी परेशानियों और अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध जो है अपनी आवाज उठाती है और इस आवाज को जो बुलंद किया गया उसको अपन भील विद्रोह के नाम से जानते हैं। जनजाति का बड़ा प्रमुख विद्रोह था भील विद्रोह। उसके बाद हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट विद्रोह जिसका नाम है रामोसी विद्रोह। अगर मैं रामोसी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं या रामोसी जनजाति की मैं बात करूं तो जो पश्चिमी भारत वाला पार्ट है, पश्चिमी घाट वाला जो पार्ट है, वहां पर ये रामोसी विद्रोह देखने को मिलता है और उनके प्रमुख नेता का नाम था चतर सिंह। तो चलिए चर्चा करते हैं रामोसी विद्रोह के बारे में। रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली आदिम जनजाति थी तथा कृषि व अन्य उत्पादों के माध्यम से अपना जीवन यापन करती थी। ये लोग अंग्रेजों से हस्तक्षेप से बहुत ज्यादा नाराज थे। 1822 के अंदर इनके सरदार जिनका नाम था चतर सिंह, वो विद्रोह कर सतारा और आसपास के क्षेत्र पर जो है वो पूर्णतः अधिकार कर लेते हैं, यानी पश्चिमी भाग के ऊपर जो है वो अधिकार कर लेते हैं। पर हमें देखने को मिलता है इस विद्रोह का कारण भी क्या था? अंग्रेजी शोषण। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पर विद्रोह हो रहे हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट तौर पर जनजातीय विद्रोह हो या फिर वो जो विद्रोह हो किसानों द्वारा किए जा रहे हो, सबकी समस्या एक है और समस्या ये है शोषण। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करो, ये शोषण हो क्यों रहा है, शोषण कर क्यों रहे हैं? क्योंकि साहब अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति थी। वो ये चाहते थे कि साहब जितने ज्यादा संसाधन, जितना ज्यादा राजस्व ले सकें उतना ले। अब चाहे किसान हो या जनजाति हो, वो बढ़ते हुए भू राजस्व से परेशान थे, अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे, जिसकी वजह से हमें विद्रोह देखने को मिलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सत्याग्रह की, नेक्स्ट एक विद्रोह की, एक छोटे आंदोलन की, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह की तरफ बात करेंगे। 1700 से 1857 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो विद्रोह है ये तो 1916-17 के आसपास का है, लेकिन क्योंकि हमारी किताब के अंदर दिया गया है इस वजह से अपन ने इसके ऊपर चर्चा करनी है। चंपारण सत्याग्रह की अगर मैं बात करता हूं तो प्रेजेंट डे कौन सा इलाका है? देखो भैया, यहां पर मैं आपके लिए एक भारत का मैप बनाता हूं जिसको आपको चीज थोड़ी अच्छे से समझ भी आएंगी और आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाएगा। ये वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है बिहार। बिहार के अंदर एक गांव है जिसका नाम है चंपारण। क्या नाम है साहब? चंपारण। चंपारण के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि चंपारण के अंदर एक तीन काठिया पद्धति चलती थी। वहां पर जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनका शोषण हो रहा था। अंग्रेजों ने सबसे पहले तो उनको पैसे देकर, एक्स्ट्रा पैसे देकर उनके साथ अनुबंध कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अब स्थिति ये आ रही थी कि उनकी जो भूमि थी वो बंजर होती जा रही थी और जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो मैं कहूंगा जो कंपनी के लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने वो नील को खरीदने से मना कर दिया था। क्योंकि अब बाहर विश्व के अंदर जो है आर्टिफिशियल नीला रंग आने लग गया था, जिस वजह से नील की कोई स्थिति रही नहीं थी। तो चंपारण आंदोलन को या चंपारण सत्याग्रह को समझने की कोशिश करते। करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये तो हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी। तो चलिए भाई बात करते हैं। चंपारण उत्तरी बिहार के अंदर स्थित है। यहाँ यूरोपियन नील उत्पादक का शोषण करते थे। तीन काठिया पद्धति के अंतर्गत कृषकों को अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और अंग्रेजों को उनकी मनमानी कीमत पर देना पड़ता था, जिसके खिलाफ जो है विद्रोह होता है। स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि किसानों से एडवांस कॉन्ट्रैक्ट करके, एडवांस पेमेंट उनको देकर, पैसे देकर जो है अनुबंध तो कर लेते हैं, लेकिन उनका नील खरीदने से भी जो है वो पूरी तरीके से मना कर देते हैं। स्थिति दयनीय हो जाती है। इस आंदोलन का संचालन 1917 के अंदर महात्मा गांधी ने किया था और सरकार द्वारा चंपारण कृषि अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो। क्या नोटिस करेंगे कि साहब ये जो पूरा का पूरा सत्याग्रह है ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। इस बात को यहाँ पे याद रखो कि साहब 1915 के समय पर जो है महात्मा गांधी भारत आते हैं और 1917 में होने वाला ये आंदोलन जो है महात्मा गांधी का ऐसा आंदोलन था जो पूरी तरीके से महात्मा गांधी को पहचान दिलाता है कि साहब एक व्यक्ति आया है बाहर से, साउथ अफ्रीका से एक भारतीय आया है जिसने पूरी के पूरे अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया है। और इसकी शुरुआत करते हैं चंपारण सत्याग्रह से। इसके बाद हमने को देखने को मिलता है साहब खेड़ा सत्याग्रह।
यह आंदोलन 1919 के अंदर गांधी जी द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन कृषकों द्वारा मुंबई सरकार के विरुद्ध चलाया गया था। अब यहाँ पर देखो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पर खेड़ा की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट डे कहां पर है, ये तो बेटा गुजरात के अंदर है। उस समय पर गुजरात किसका हिस्सा था, तो उस समय पर गुजरात जो था वो बंबई प्रांत का हिस्सा था। कहाँ का हिस्सा था बेटा, तो बंबई प्रांत का हिस्सा था। कहाँ का हिस्सा था बेटा, बंबई प्रांत का हिस्सा था। अब क्योंकि ये बंबई प्रांत का हिस्सा था, इस वजह से वहां के जो किसान थे वो राजस्व की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। एक तो उस इलाके के अंदर सूखा पड़ा था और फिर भी राजस्व की भूख जो है वो अंग्रेजों की खत्म नहीं हो रही थी। इस वजह से ये किसान जो है वो बड़े ज्यादा परेशान थे और वो पूरी तरीके से क्या करते हैं, तो सब पूरी तरीके से एक आंदोलन चलाते हैं। इसके अंदर भी महात्मा गांधी की बड़ी भूमिका थी, ध्यान रखने को मिलता है। और इस आंदोलन को हम कहते हैं सब खेड़ा सत्याग्रह। इसके अलावा एक और हमें देखने को मिलता है विजयनगर व त्रावणकर कोर का विद्रोह। क्यों, क्योंकि देखिए ये सारे के सारे राजसीय विद्रोह थे कि साहब जो वहां का राजा था, जो क्षेत्रीय राजा था, उसने कंपनी के खिलाफ, कंपनी का मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके खिलाफ विद्रोह किए। कौन कौन से, विजयनगर के राजा ने कंपनी के दबाव व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। कंपनी द्वारा विजयनगर की सेना भंग करने व 3 लाख रुपए देने की मांग को वहां के राजा ने ठुकरा दिया और अंग्रेजी सेना का पूर्णतः विरोध किया। ऐसी की ऐसी घटना हमें त्रावणकोर के अंदर भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार त्रावणकोर के महाराजा को लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के लिए विवश किया। अब सहायक संधि क्या थी उसके बारे में समझो। देखो भाई, सहायक संधि किसने शुरुआत करी, तो हमें याद रखना है साहब, वेलेस्ली नाम के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि के अंतर्गत क्या होता था कि सब अंग्रेज जो है वो किसी भी राजा के पास जाके और कहते कि राजा साहब आपको क्या समस्या है, तो राजा कहते कि हमें, मुझे आसपास के जो प्रांत है, आसपास के जो राज्य है, वो युद्ध के लिए घबराहट होती है, डर लगता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जो कहते कि भैया राजा आपको क्या चाहिए, सेना चाहिए ना, कोई टेंशन मत लो, मैं आपको ये सेना दूंगा। राजा को लगता भाई फ्री में सेना मिल रही है, क्या बढ़िया बात है। बोले आप टेंशन मत लो, आपकी सेना जो है वो मैं बनाऊंगा, तगड़ी यूरोपीय पद्धति के ऊपर आपकी सेना को तगड़ा तरीके से तैयार करूंगा, आपको असला बारूद सारी चीजें दूंगा, और इसके बदले में आपको हमने से दोस्ती करनी पड़ेगी, हमें आपको अपना सहायक बनाना पड़ेगा। अब राजा ने सहायक बना लिया, लेकिन उन्होंने शर्त वहां पर ये रख दी कि साहब राजा साहब, ये जो आपकी सेना है, आपकी सेना है, आप हर महीने उनको तनख्वाह देते हो, ये सेना किसके अंतर्गत आ जाएगी साहब, ये ब्रिटेन के अंतर्गत आ जाएगी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाएगी। यानी कि है सेना आपकी, हम उसका रखरखाव करेंगे और आपको बदले में जो सैलरी होती है, जो पैसे होते हैं, वो थोड़े से देने पड़ेंगे। राजा ने इस बात के लिए कह दिया हाँ। अब स्थिति क्या हुई कि साहब जो राजा की सेना थी वो कमांड किसका मानती, कंपनी का मानती, यानी अंग्रेजों का मानती, और राजा जो है वो बेचारा कमजोर रह गया। अब इतनी पैसों की भूख बढ़ गई, सैलरी इतनी ज्यादा देनी पड़ती है, सेना के रखरखाव के लिए खर्चा इतना देना पड़ता कि कई स्थितियों में राजा ने अपने राज्य को बेचा, या फिर वो छोड़कर जो है वो अंग्रेजों को ही सब कुछ सौंप कर चले गए। तो ऐसी स्थिति, इस सहायक संधि ने भी एक साम्राज्यवादी नीति थी जिससे सारे के सारे राजाओं को अपने साथ में कंट्रोल कर लिया। कहां राजा इतने ताकतवर थे, उनको पूर्णतः कमजोर बना दिया। सहायक संधि के लिए विवश किया तथा संधि के अनुरूप देने से राजा द्वारा मना करने पर अंग्रेजों द्वारा दबाव बनाया जाने लगा। फलस्वरूप दीवान वेलेंटी ने नायर बटालियन के सहयोग से अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया, और ये विद्रोह हम त्रावणकर विद्रोह के नाम से पूर्णतः जानते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है साहब सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने यहाँ पर बंगाल के होने वाले युद्धों के बारे में चर्चा करी थी या कभी सुना भी होगा, तो उसके बारे में देखो। अंग्रेजों का व्यवहार भारतीय सैनिकों के प्रति अच्छा नहीं था। उनका वेतन भत्ते जो थे वो बहुत ज्यादा कम थे और सैनिकों को असंतोष था। इसके साथ साथ में हमें देखने को मिलता है अंग्रेज जो थे वो पूरी तरीके से सैनिकों के प्रति जो है वो भेदभाव की नीति अपनाते थे। यानी कई जगह पर ऐसे देखने को मिला कि अंग्रेजी जो अधिकारी थे वो सैनिकों का शोषण किया करते थे, उनके साथ गलत शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। और हमें देखने को मिलता है यहाँ पर के रंग भेद की नीति भी सेना के अंदर जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि सैनिकों के अंदर असंतोष था। परिणाम स्वरूप 1764 के अंदर बक्सर के युद्ध में एक बटालियन मीर कासिम की सेना से जा मिली, जो भी हमें देखने को मिलता है, जो कि एक पहला एग्जाम्पल है कि सेना किस प्रकार विद्रोह करती है। 1806 के अंदर धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जो है मैसूर में सैनिक विद्रोह होता है, और 1838 के अंदर पूरा वेतन भत्ता न मिलने के कारण शोलापुर की एक टुकड़ी जो है वो विद्रोह कर देती है। इस प्रकार ऐसे काफी सारे सैनिक विद्रोह हुए जिन्होंने क्रांति की कोशिश करी, पर वो बड़े छोटे थे, क्षेत्रीय स्तर पर थे, या फिर कुछ टुकड़ियों द्वारा ही ये कोशिश करी गई थी। लेकिन अब स्थिति बहुत ज्यादा अलग होने वाली थी। क्यों स्थिति क्यों अलग होने वाली थी, क्योंकि अब भारत की, अगर मैं कहूंगा साहब उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, या मैं कहूंगा जो कंपनी की गवर्नमेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट थी, उसके अंदर बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला था। और ये एक ऐसी सैनिक क्रांति थी जो सिर्फ सैनिक क्रांति नहीं होकर भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बनने वाली थी। अभी तक हमने क्षेत्रीय विद्रोह के बारे में चर्चा करी थी, हमने यहाँ पर वर्ग विद्रोह के बारे में चर्चा करी थी कि कुछ वर्गों द्वारा विद्रोह किए गए।
लेकिन अब स्थिति ये होने वाली थी कि एक सैनिक विद्रोह जो है अब धीरे धीरे क्या बनने वाला था, एक राष्ट्रीय विद्रोह बनने जा रहा था। यानी हम बात किसकी करने वाले हैं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हम चर्चा करने वाले हैं 1857 की क्रांति की। चलिए भाई बात करते हैं 1857 की क्रांति की। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगर मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले कारण के बारे में चर्चा करूंगा तो हमें काफी सारे कारण देखने को मिलते हैं। एक है साहब राजनीतिक कारण, कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा बढ़ाया कि ये कारण बन गया 1857 की क्रांति का। चाहे अगर मैं बात करूं सहायक संधि हो या गोद निषेध कानून, इन सभी ने राजनीतिक तौर पर राजाओं के साथ शोषण किया, राजाओं के साथ गलत व्यवहार किया और वो 1857 की क्रांति का एक कारण बने। साथ साथ में हम देखेंगे साहब सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, अब सामाजिक कारण के तौर पर अगर मैं कहूं कि अंग्रेजों ने भेदभाव की नीति को पूर्णतः अपना लिया था। वो तो भारत को बिल्कुल कमजोर देश समझते थे और सामाजिक तौर पर जब भेदभाव हुआ तो भारतीयों ने उसका जवाब क्रांति से दिया, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे साहब धार्मिक कारण, हम बात करेंगे आर्थिक कारणों की तरफ और सैनिक कारणों की तरफ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं राजनीतिक कारण की तरफ कि साहब ऐसे क्या कारण थे जिससे 1857 की क्रांति ने जन्म दिया। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत लॉर्ड वेलेजली ने देशी राजाओं के साथ जो है वो सहायक संधि की तथा लॉर्ड डलहाउसी ने गोद निषेध कानून को पूर्णतः लागू किया। मैं आपको सहायक संधि बता चुका हूं कि किस प्रकार राजाओं को एक प्रलोभन देकर, एक लोभ देकर जो है अपने साथ रखा और राजाओं को पूर्णतः कमजोर कर दिया। गोद निषेध कानून के बारे में भी हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार लॉर्ड डलहाउसी ने एक गोद निषेध कानून बनाया जिसमें जो उत्तराधिकारी होगा राजा का, अगर वो गोद लिया हुआ है तो राजा का पूरा राज्य जो है अंग्रेजी सत्ता हड़प लेगी, जिसे हम गोद निषेध कानून के तौर पर कहते हैं। इन वजहों से ये ऐसे हस्तक्षेप थे जिससे भारत की राजनीति के अंदर अब बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। इसके फलस्वरूप झांसी, नागपुर, सतारा, अवध और साथ साथ में अंग्रेजी राज्यों के अंदर जो है वो मिला लिया गया था। इसके साथ हमें देखने को मिलता है साहब झांसी, नागपुर, सतारा, अवध जो है वो अंग्रेजी राज्य के अंदर मिला लिए गए थे। साथ साथ में अगर हम बात करते हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार, जिससे मुसलमान जो थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। इस बात को देखो भैया, हमें यहां पर देखने को मिलता है कि साहब 1707 के अंदर जो है वो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 के बाद समय आ चुका था 1857 का और उस समय पर मुगल सल्तनत के जो बादशाह थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। अब जो बहादुर शाह जफर थे वो अपने आप में मुगल सम्राट तो थे, लेकिन उनका जो साम्राज्य था वो कहां तक रह गया था, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक ही रह गया था। यानी वो एक सिर्फ और सिर्फ एक नगर के ही राजा बनकर रह गए थे, एक नगर के ही राजा बनकर रह गए थे। तो क्योंकि बहादुर शाह जफर के साथ ऐसी अपमानजनक नीतियां की जा रही थी, ऐसे अपमानजनक जो है वो संधियां की जा रही थी, जिससे हमें देखने को मिलता है व्यवहार किया जा रहा था, जिससे भारतीय मुसलमान जो थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। हमने देखा किस प्रकार अंग्रेज जो है वो ऐसे चीजें लेकर आना चाहते थे कि भाई जो भारतीय हैं वो या तो क्लर्क तक या सेना की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ सूबेदार तक ही रहे, उससे ज्यादा बड़े अधिकारी बन ही नहीं पाए। तो ऐसी भेदभावपूर्ण नीतियों से नौकरी के अंदर भारतीय जो है वो बहुत ज्यादा सीमित रह गए थे, उनकी पदोन्नति जो है वो पूर्णतः सीमित रह गई थी। न्याय व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी, अंग्रेजों के लिए अलग कानून था और साथ साथ में भारतीयों के लिए अलग कानून था कि साहब न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की अगर मैं बात करूं तो वो तो न्यायिक समता की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो वे लोग ऐसे कानून बना रहे थे जिसे न्याय के तौर पर भी पूर्णतः यहाँ पर भेदभाव हो रहा था भारतीयों और साथ साथ में अंग्रेजों के बीच। अब अपन राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद, राजनीतिक कारण के बाद जिसने क्रांति को जन्म दिया, उसके बाद चर्चा करते हैं दूसरे कारण की तरफ, जो कि है सामाजिक कारण। अंग्रेजों का व्यवहार जो था वो भारतीयों के साथ अच्छा नहीं था। वे भारतीय लोगों के साथ घृणा की नजर से देखते थे। वे नस्ल भेद की भावनाओं से प्रेरित थे और गोरे काले का भेदभाव करते थे। वे अपने आप को सर्वोच्च मानते थे। और आप इस बात को भी नोटिस करो कि वो लोग जो है, अंग्रेज जो है उस समय के, वो ये मानते थे कि साहब भारत जो है वो कमजोरों का देश है, भारत तो सांप और सपेरों का देश है, बर्बर देश है। तो ये जो नस्ल भेद की नीति थी, ये जो रंग भेद की नीति थी, उसको अपनों ने अपने दिमाग के ऊपर पूरी तरीके से हावी कर रखा था और इसी सोच के साथ वो भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। भारतीयों को रेल में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। अंग्रेजों का निर्देश था कि भारतीय किसी भी पद पर हो उसे अंग्रेजों का सम्मान करना पड़ेगा, कि साहब भारतीय जो हैं वो बड़े से बड़े पद पर चले जाएं। पहली बात तो पदोन्नति होती नहीं थी, पर अगर किसी कारणवश कोई भारतीय बड़े पद पर चला जाएगा तब भी वो एक सामान्य अंग्रेज से कमजोर रहेगा, तब भी उसे अंग्रेज का सम्मान जो है वो पूर्ण करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति थी।
डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी। अब सोचो भैया ये कौन सा कानून है जिसे वो गोद निषेध कानून के तौर पर जानते थे, गोद निषेध कानून के तौर पर जाने थे कि भैया ऐसा कानून जिससे उत्तराधिकारी जो है अगर गोद लिया हुआ होगा तो उसका राज झड़प लेंगे। किसी व्यक्ति की निसंतान अवस्था में मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर सम्मिलित कर ली जाती थी। उन्होंने इस नियम में परिवर्तन कर दिया तथा कहा कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा उसे पैतृक संपत्ति का अधिकार से वंचित भी नहीं किया जाएगा। यानी आप एक बात देखो कि वो सामाजिक तौर पर अगर मैं कहूं तो धर्म के तौर पर भी बहुत बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। भाई गोद निषेध अगर संधि करी तो ठीक है भैया, बढ़िया बात है, गोद निषेध कर संधि करी, सबके लिए चलो शोषण कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर धर्म को जो है वो इन्होंने प्राथमिकता दी और कोई व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को अपना लेगा तो इस गोद निषेध कानून से पूरी तरीके से हट जाएगा, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। आधुनिकरण के नाम पर अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक ढांचे के अंदर परिवर्तन का जो कार्य किया उससे भारतीय जनता के अंदर असंतोष हो रहा था। भारतीयों को लगा कि अगर हमारे समाज के अंदर कुछ कुरीतियां हैं तो उसको हम खुद ठीक करेंगे, हमें अंग्रेजी शासन की कोई जरूरत नहीं। जब अंग्रेजों ने भारतीय समाज के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश करी तब उनके दिलों में असंतोष की भावना जो है वो पूर्णतः जागी। अब अपन चर्चा करते हैं और बात करते हैं साहब धार्मिक कारणों के ऊपर कि साहब ऐसे कौन से कारण थे जिससे जो धर्म से रिलेटेड थे, धार्मिक कारण थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। तो ये बात तो आप यहां पर देखो कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत उन्होंने ऐसे अधिनियम लेकर आए जिसके अंतर्गत अब जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी तरीके से अनुमति मिल गई थी। अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य भी किया। उन्होंने भारतीयों को किसी भी प्रकार का लालच देकर उनका धर्मांतरण करना प्रारंभ किया। उन्होंने पूर्णतः ऐसे कानून बनाए जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि भैया अगर आप ईसाई धर्म को अपनाओगे तो आपको जो है वो कुछ ऐसे फायदे मिलेंगे शासन के अंतर्गत। तो इस वजह से उन्होंने हर एक पूरी कोशिश करी जिससे धर्मांतरण जो है उसकी प्रक्रिया बढ़ सके। शिक्षा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का प्रमुख माध्यम था। उन्होंने कई मिशनरी विद्यालय भी खोले। 1837 के अंदर दुर्भिक्ष के संबंध हमें मिशनरियों द्वारा प्रलोभन देकर भारतीयों का धर्मांतरण कराया गया और ये धर्मांतरण जो था वो पूर्णतः एक ऐसी सच्चाई था जिससे हमें देखने को मिल रहा था कि भारतीय समाज के लोग जो थे वो भी बड़े परेशान थे। उनको लगा था साहब हमारा धर्म जो है वो पूर्णतः खतरे में है। जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता था उसको आर्थिक सहायता के साथ साथ अन्य परिलाभ भी दिए जाते थे। 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में रहने एवं धर्म प्रचार करने की अनुमति जो है वो पूर्णतः प्रदान कर दी गई थी। छोटा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि साहब ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत ईसाई धर्म के प्रचारकों को रहने की अनुमति भारत के अंदर दे दी गई थी। तो 1813 का चार्टर अधिनियम। अब देखो भैया ये जो सारे के सारे अधिनियम है इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि भारत के अंदर एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है शासकीय तौर पर और प्रलोभन दिए जा रहे हैं जिससे सामान्य भारतीय जो है वो धर्म अपना छोड़ दे। तत्कालीन कंपनी के चेयरपर्सन मैगल्स ने ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि ईश्वर की कृपा है कि हमें भारत का विशाल साम्राज्य मिला है ताकि हम ईसाई धर्म की पताका एक छोर से दूसरे छोर तक जो है वो फहरा सके। और ईसाई धर्म का बढ़ावा देना यानी वो एक एजेंडा के तहत काम कर रहे थे। वो एक कथन जो है पूर्णतः ये बताता है जो कि तत्कालीन कंपनी के चेयरमैन मैगल्स द्वारा दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म और संस्कृति पर किए जा रहे कुटाराघात से राष्ट्रवादियों में असंतोष की भावना जागृत हुई। इनको ये बात में समझ में आई कि साहब पहले अंग्रेजों ने राजनीतिक तौर पर शोषण किया, फिर अंग्रेज जो है वो भारतीय समाज को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सामाजिक तौर पर शोषण कर रहे थे। और जब ये बातें कम नहीं रही तो अब अंग्रेजों ने धार्मिक तौर पर भी भारतीयों का शोषण करना पूर्णतः शुरू कर दिया। यानी अब धर्म जो है भारतीयों का पूर्णतः खतरे में था। पर धर्म, राजनीतिक, सामाजिक ये कारण तो इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर एक और हमें कारण देखने को मिलता है और वो था आर्थिक कारण। अंग्रेज जो है पूर्णतः ये बात चाहते थे कि साहब अंग्रेजी व्यापार तभी बढ़ सकेगा जब ये भारतीय का जो शानदार व्यापार है ये कमजोर हो सके। भारतीय जो है वो व्यापारिक तौर पर शुरुआत से ही बहुत तगड़े थे। अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं या मध्यकालीन की बात करूं तो पूरी दुनिया का विश्व व्यापार जो था वो भारत के होते हुए गुजरता था। क्योंकि भाई भारत से अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, एक पॉइंट यहाँ पर देखो, ये अगर आप वर्ल्ड मैप बना रहे हैं अपन और यहाँ पर हम देखते हैं कि साहब ये पूरा का पूरा यूरोप और ये भारत वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर चीन था, यहाँ पर भारत था। अब साहब हमें देखने को मिलता है चीन से यूरोप वाला जो क्षेत्र था या मैं कहूं साहब अफ्रीका वाला जो एरिया था, इस पूरे के पूरे इलाके में अगर व्यापार करना है तो भारत होके ही गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चीन का जो सिल्क रूट था वो बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट था, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला क्षेत्र। अब भारत क्योंकि उससे जुड़ा हुआ था तो भारत के चाहे मसाले हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे कपास का व्यापार हो या फिर ज्वेलरी का व्यापार हो, ये सारे के सारे व्यापार जो है उसमें भारत अच्छा स्तर रखता था।
पर अंग्रेजों को ये बात समझ में आई कि अगर हम भारत से चीजें खरीदते रहेंगे तो हमारा सारा का सारा जो पैसा है वो भारत की तरफ जाता रहेगा। यानी भारत को ऐसी स्थिति में लेकर आना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम उसके व्यापार को कमजोर करें और अपने व्यापार को उसके ऊपर थोप दें। और ऐसा स्थिति देखने को मिलती है कि आर्थिक शोषण इतना बड़ा कि वो एक क्रांति को जन्म देता है, जो कि 1857 क्रांति। भारत में अपनी जड़ें मजबूत होने के बाद ब्रिटेन का उद्देश्य भारत से अधिक धन एकत्रित कर ब्रिटेन भेजना था। भारत के लघु व कुटीर उद्योगों को नष्ट किया जा सके, ऐसे पूर्णतः प्रयास किए गए। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जो है व्यवस्था के माध्यम से कृषि पर अत्यधिक कर लगाया गया, जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति जो थी वो दयनीय हो गई। अकाल के समय पर किसानों को लगान देना होता था और उनकी कोई सहायता नहीं की जाती। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात की जा रही है। तब अंग्रेजों की जो राजस्व पद्धति थी वो ऐसी थी कि वो चाहते थे कि साहब सारा का सारा राजस्व हमारे पास आए और किसानों का जब तक शोषण नहीं होगा तब तक राजस्व नहीं आएगा। तो इस राजस्व को बढ़ाने के लिए वो बंदोबस्त लेकर आए, जैसे स्थायी बंदोबस्त। क्या किया उन्होंने? स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो कि साहब ये तो है राज्य, या फिर मैं इसको स्पेसिफिकली कह देता हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और बीच में हमें इन्होंने एक बिचौलियों बना दिए जिनको हम कहेंगे साहब जमींदार, और ये बन गए साहब सामान्य किसान। अब स्थिति क्या हुई कि साहब किसान जो है वो पूर्णतः जमींदार को पैसे देते और जमींदार जो है वो फिर कंपनी को राजस्व भरता। यानी उन्होंने इस पूरी की पूरी राजस्व पद्धति को स्थायी बना दिया कि साहब चाहे जमींदार कितना ही शोषण करे, चाहे जमींदार पैसे ले या ना ले, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी तरीके से समय पर आकर जमींदार से पैसे वसूल कर लेगी। यानी बंदोबस्त जो था, जो पूरा राजस्व था, वो स्थायी हो गया, परमानेंट हो गया, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट या फिर परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम, या फिर हम जिसे कहेंगे साहब स्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अंग्रेजों ने जमींदार को बिचौली के तौर पर हटाकर अब डायरेक्ट तौर पर अनुबंध कर लिया किसानों के साथ। किसानों को ही क्या कहा जाता था? रैयत। किसानों को कहा जाता था रैयत। मालवाड़ी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा महल, महल का मतलब उस क्षेत्र, गांव की यहां पर बात की जा रही है, तो उनके साथ अनुबंध किया, गांव के साथ अनुबंध किया राजस्व का, तो उसको कहेंगे साहब महलवाड़ी व्यवस्था। ये सारी की सारी ऐसी नीतियां थी जिससे अंग्रेजों का एक ही ध्येय जो था वो जुड़ा हुआ था, वो था ज्यादा से ज्यादा राजस्व और किसानों का पूर्णतः शोषण। यह संग्राम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक संगठित आवाज थी। अंग्रेज ने जो है भारतीयों से कच्चा माल ब्रिटेन भेजते थे और तैयार माल जो है वो भारत में लाकर बेचते थे। इससे अंग्रेजों को पूर्णतः फायदा पहुंचता था और हमें देखने को मिलता है कि भारत का धन जो है वो इस रूप में ब्रिटेन जाने लगा और इसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझो। देखो भैया, ये तो है हमारा भारत और ये हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, पहली स्थिति ये थी कि ज्यादा माल जो है भारत से ब्रिटेन की तरफ आता था और बदले में ब्रिटेन जो है वो भारत को पैसे देता था। येलो वाला पैसा हो गया और ब्लू वाला मैंने यहां पर कर दिया साहब माल। ठीक है। अब स्थिति क्या हुई कि अंग्रेजों ने भारत की पद्धति को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया और भारत को एक आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए क्या किया कि उनकी जो पूरी की पूरी कारखाने थे, जो इंडस्ट्री थी, जो उनका व्यापार था, उसको खत्म कर दिया। अब स्थिति उल्टी होने लगी। अब स्थिति क्या हो गई? अब स्थिति हो गई कि सब ब्रिटेन से पूरी तरीके से तैयार माल, बना बनाया माल जो है वो पूर्णतः भारत आता था और भारत से क्या जाता था? सब भारत से ब्रिटेन के पास जो है वो पैसा जाता था। स्थिति ये हुई कि साहब भारत से जो कच्चा माल था, वो पहले भारत जो है वो तैयार माल बनाता था, अब कच्चा माल जो था वो तो भारत से ब्रिटेन की तरफ जाने लगा और अब हमें देखने को मिलेगा तैयार माल भारत से, ब्रिटेन से भारत की तरफ जाने लगा। यानी आर्थिक स्थिति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो गया और इसी स्थिति को हम कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत, जो कि दादा भाई नारोजी ने दिया। ये आप ध्यान रख लेना साहब, क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसे कहा गया। अब यहां पर अपन चर्चा करते हैं पांचवें और सबसे इंपॉर्टेंट सैनिक कारण की तरफ। ये अपने आप में बड़ा ध्यान रखने वाली बात है और 1857 की क्रांति की अगर मैं बात करता हूं ना तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चर्चा करें, आइए देखें। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव वाला व्यवहार होता था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों की तुलना में जो है वो कम वेतन दिया जाता। मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखो, अगर मैं पूरी की पूरी ब्रिटिश सेना की बात करूं, सेना की बात करूं तो सब सेना में जो आम फौजी था वो तो कौन था? सब भारतीय था और जो अधिकारी थे वो पूर्णतः अंग्रेज थे। तो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको भारतीयों के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी, कोई ज्यादा प्रेम था नहीं। इस वजह से इन भारतीयों के साथ जो है वो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता था। चाहे सामान्य तौर पर व्यवहार की बात की जाए या फिर अगर मैं सुविधाओं की बात करूं या फिर वेतन की बात करूं,
हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो शोषण हुआ जा रहा था। उनको पर्याप्त वेतन भत्ते नहीं दिए जाते थे, उनको सीमित संसाधनों के अंदर जो है वो काम करना पड़ता था, उन्हें सैनिक साजो सामान खरीदना पड़ता था। उस समय सैनिकों को एक नई एनफील्ड राइफल जो है वो दी गई, जिसके कारण कारतूसों के ऊपर गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। इसकी सील को मुंह से खोलना पड़ता था, और मुंह से खोलना पड़ता था तो भारतीयों को लगा कि साहब हमारा जो है वो धर्मभ्रष्ट हो जाएगा, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। बैरकपुर छावनी के अंदर सैनिकों ने एक कारतूस को मुंह लगाया और खोलने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी के अंदर मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने विरोध किया और ब्रिटिश अधिकारियों पर जो है वो हमला बोल दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को पूरी के पूरे पॉइंट को ध्यान से समझ लो, क्या बात थी उसको चर्चा कर लो। देखो क्या हुआ साहब, हमने कारण तो खूब सारे देखे, लेकिन सैनिक कारण इंपॉर्टेंट है। और सैनिक कारण में भी अगर आप मुझे कहो कि साहब तात्कालिक कारण क्या है, तो अगर आप मुझसे पूछो कि साहब तात्कालिक ऐसे कौन सी चिंगारी थी जो अपने आप में 1857 की आग में बदल गई, तो वो थी एक राइफल, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो, पहले अंग्रेजों के पास एक राइफल थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था राइफल का? ब्राउन बेस। अब ये ब्राउन बेस राइफल के साथ स्थिति ये थी कि भैया इसके अंदर बारूद भरना पड़ता था, और भर के और फिर जो है वो बंदूक चलानी पड़ती थी। इसमें समय ज्यादा लग जाता था। अब ब्राउन बेस की जगह एक नई राइफल आ गई, जिस राइफल का नाम पड़ा एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। इसमें फायदा यह था कि इस राइफल के अंतर्गत अब जो है हमें ऐसे बारूद अलग से भरना नहीं पड़ेगा, एक कार्ट्रिज आएगा, उसको बस काटना पड़ेगा दांत से लगाकर, और गोली की तरह जो है वो मारना पड़ेगा। अब यहां पर फायदा हुआ कि सैनिकों को टाइम बच जाएगा, लेकिन जो कार्ट्रिज था, जो कारतूस था, वो पूरी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि उसके ऊपर वाली जो लेयर जो मुंह से काटनी पड़ती थी, वो गाय या सुअर की चर्बी से बनी हुई थी। अब गाय जो है वो हिंदुओं के लिए बड़ी पवित्र है, और अगर सुअर जो है वो इस्लाम यानी मुसलमानों के लिए जो है वो हराम है। अब इस वजह से सामान्य सैनिकों को लगता है कि साहब हमारा तो धर्म जो है वो खतरे में है, और अंग्रेज क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे अधिनियम लेकर आए थे, तो एक भय का माहौल बन चुका था, उनको लगा कि हमारा धर्म जो है वो खतरे में है। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे को जो है वो फांसी लटका दी गई। यानी जो इस कारतूस वाली समस्याओं से, सैनिकों की अन्य समस्याओं से जो पहली चिंगारी आग पकड़ती है, वो मंगल पांडे द्वारा चलाई जाने वाली वो गोली थी। और इसी के अनुरूप हमें देखने को मिलता है कि 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर की छावनी के अंदर मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाता है। इससे सैनिकों में असंतोष जो था वो व्याप्त हो गया, क्रांति का प्रारंभ हो गया। क्रांति का प्रचार प्रसार जो है वो झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, वाराणसी, नागपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा दक्षिण भारत तक जो है वो पूर्णतः फैल गया। यानी क्रांति जो थी वो धीरे धीरे बंगाल के बाद हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश होते होते पूरे के पूरे भारत के अंदर फैल उठती है। यानी हम ये बात कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति जो है पूरे के पूरे भारत में फैली थी, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो उत्तरी भारत में ज्यादा था, दक्षिण भारत के अंदर इसका प्रभाव जो है हमें कम देखने को मिलता है। अब ये जो पूरी की पूरी क्रांति थी, इसके अंदर सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि 1857 की क्रांति के नायक कौन थे। क्योंकि भाई अगर कोई भी क्रांति को आगे बढ़ाना है तो उसके नेता अपने आप में बड़े प्रमुख होते हैं। अगर मैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की बात करूं तो इसका विस्तृत क्षेत्र था, मतलब ये पूरे के पूरे भारत के अंदर फैला हुआ था। इसका नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया, और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। और ये कमल और रोटी जो प्रतीक चिन्ह था, पूरी के पूरे गांव गांव के अंदर जो है वो फैलता जा रहा था। बरेली में बख्त खान, कानपुर के अंदर नाना साहेब, तात्या टोपे व मौलवी अहमदुल्ला, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के अंदर जगदीशपुर के अंदर कुंवर सिंह, और साथ साथ में स्वतंत्रता का नेतृत्व जो है ये सारे के सारे पूरी तरीके से नेतृत्व कर रहे थे। और इस बात को आप एक चीज नोटिस करो कि इस पूरी की पूरी क्रांति के अंदर आपको किस प्रकार देखने को मिल रहा है, ऐसे राजा जो अंग्रेजों के शासन से पहले थे, जैसे कि मुगल राजा, ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं। हमें यहाँ पर पूर्णतः ऐसे राजा देखने को मिलते हैं या ऐसे नवाब देखने को मिल रहे हैं जिनके साथ अंग्रेजों ने अच्छा रवैया नहीं किया या उनको अपनी ताकत से हटा दिया। जैसे अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको कुशासन के नाम पर पूर्णतः हटा दिया था। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि अवध के जो नवाब की रानी थी बेगम हजरत महल, और उनके अल्पायु वाले बेटे जिनका नाम था बिरजिस कादिर, वो पूरी तरीके से इस क्रांति से जुड़े हुए थे। साथ साथ में देख रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि गोद निषेध कानून के अंतर्गत जो है वो झांसी का उत्तराधिकारी का अपने ऊपर जो है वो प्रश्न उठ चुका था। इन्हीं के साथ साथ में ऐसे इंपॉर्टेंट नेता जो कि अंग्रेजों से खफा थे, जो कि पूरी तरीके से ऐसे समय को लाना चाहते थे जहां पर भारत की स्थिति बढ़िया थी, उन सभी ने जो है उसका इंपॉर्टेंट तौर पे अपना योगदान दिया। यहाँ पर कुंवर संघ का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़े बुजुर्ग आदमी थे और एक जमींदार थे इस इलाके के।
तो यानी ऐसे लोग जो पूर्णतः क्रांति को बढ़ाना चाहते थे और उनके अपने अपने अलग अलग कारण थे। राजस्थान में औवा के ठाकुर, औवा नाम की एक जगह है पाली के अंदर, औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने सैनिकों की सहायता से सलूम्बर के रावत केसरी सिंह कोठारिया के जोत सिंह तथा मेवाड़ के सामंतों को अपना योगदान दिया। हमें देखने को मिलता है इस प्रकार ये ऐसे लोग थे जिन्होंने राजस्थान के अंदर बड़ा योगदान दिया। दक्षिण भारत में रंगजी बापू गुप्ते ने क्रांतिकारियों का पूर्णतः सहयोग जो था वो प्रदान किया। यानी ये ऐसे नेता थे जिन्होंने अलग अलग इलाकों के अंदर जो है इस क्रांति के अंदर अपने योगदान दिए। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि साहब भारत के क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो हर क्षेत्र के अंदर जो है वो पूर्णतः क्रांति का आगाज था, लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करेंगे साहब राजस्थान की। तो देखो भाई, जब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि इस पूरी की पूरी क्रांति का बड़ा विस्तृत तौर पर पूरे के पूरे भारत के अंदर विस्तृत तौर पर हमें देखने को मिलता है कि इसका प्रभाव था। जैसे इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर तो इस क्रांति का प्रभाव ही था। जैसे अगर बंगाल वाला क्षेत्र जोड़ दूं, अगर मैं यहाँ पर अवध वाला क्षेत्र जोड़ दूं, अगर मैं इसके नीचे और क्षेत्र ले जाऊं और झांसी वाला क्षेत्र जोड़ दूं, ग्वालियर वाला क्षेत्र जोड़ दूं, दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्से, दिल्ली वाला हिस्सा अगर मैं कह दूं, आगरा वाला हिस्सा कह दूं, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो इंपॉर्टेंट तौर पर क्रांतिकारियों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। लेकिन हम हमारे प्रदेश की अगर बात करते हैं, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी स्थिति अलग थी। साहब राजस्थान की अगर मैं पूर्णतः बात करता हूं, यहाँ पर एक छोटा सा आपके लिए राजस्थान का मैप बनाता हूं। अगर हम राजस्थान की बात करता हूं तो यहां पर भी क्रांति की शुरू होने वाली थी, और क्रांति की शुरुआत हमारे यहां पर होती है कहां से? अजमेर के नसीराबाद से। क्योंकि ये पूरा का पूरा विद्रोह शुरुआत में एक सैनिक विद्रोह था, शुरुआत इसकी सैनिक विद्रोह के तौर पर हुई थी। तो राजस्थान के अंदर भी सैनिक विद्रोह होता है कहां पर? अजमेर के नसीराबाद में। क्योंकि साहब नसीराबाद में थी छावनी, और इस छावनी से पूरा का पूरा विद्रोह पनपता है जो राजस्थान के अंदर फैलता है, जो हमारी 1857 की क्रांति थी उससे जुड़ता है, और एक राष्ट्रीय क्रांति को या भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जन्म देता है। तो भाई क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो है वो औवा के ठाकुर कुशल सिंह कर रहे थे। अशोक अल्यानियावास, गुलर, बंतावास आदि के जागीरदारों ने भी अपना अपना सहयोग यहाँ पर प्रदान किया। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम था मैसन। अब देखो भाई, पॉलिटिकल एजेंट कौन होते हैं ये ध्यान रखो थोड़ी सी बात। पॉलिटिकल एजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो अंग्रेज अलग अलग जो राजकीय क्षेत्र थे जो हमें देखने को मिलते हैं साहब, जहां पर राजा का शासन था, वहां पर अपने प्रतिनिधि के तौर पर पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त करते थे। तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैसन के विद्रोहियों द्वारा हत्या कर दी गई। उसका कटा शव जो है वो औवा में घुमाया गया तथा बाद में किले पर जो है वो लटका दिया गया। लॉरेंस अजमेर भाग गया, क्रांतिकारी विजयी हुए, और औवा के ठाकुर कुशल सिंह को मेवाड़ का भी समर्थन पूर्णतः यहाँ पर प्राप्त हुआ। यानी स्थिति ये धीरे धीरे बढ़ती गई। नसीराबाद में अजमेर के मेरवाड़ा की हमें देखने को मिलता है, मेरवाड़ा की दो छावनियां थी। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट जो था जिसका नाम था मेजर बर्टन, उसने महाराव से विद्रोह के अधिकारियों को बर्खास्त करने के लिए कहा। यानी स्थिति ये हो रही थी कि राजस्थान के अंदर चाहे नसीराबाद हो या फिर जोधपुर वाला इलाका हो, पाली वाला इलाका हो या फिर कोटा वाला इलाका हो, क्रांतिकारी जो है अपनी अलग अलग गतिविधियों को बढ़ा रहे थे। जैसे ही ये खबर क्रांतिकारियों को पता लगी, वहां के सेना ने लाला जयदयाल व रिसालदार से मेहराब खान के नेतृत्व में महाराव को कैद कर मेजर बर्टन व उसके दो पुत्रों और डॉक्टर काटम की जो है वो हत्या कर दी। स्थिति ये हुई कि कोटा के अंदर अब स्थिति पूर्णतः बदलने लगी, और यहाँ पर क्रांतिकारी इतने उग्र हो गए, यहाँ पर जो उनका पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, उनके साथ साथ में हमें देखने को मिलता है उसके दो पुत्र और डॉक्टर कॉटम की जो है हत्या कर दी। टोंक और शाहपुरा के अंदर भी क्रांतिकारियों का अधिकार जो है वो पूर्णतः हो गया, और यहां पर भी अंदरूनी जो राजनीति थी वो पूर्णतः बदल रही थी। टोंक के शासन का एक जो पुराने नवाब थे उनका एक गुट जो है वो क्रांतिकारियों का समर्थन कर रहा था, और एक गुट जो है वो राजाओं का या मैं कहूंगा सब अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि साहब जब 1857 की क्रांति इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम थी, राजस्थान से लेकर बंगाल तक जो है सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, सभी वर्गों का इसके अंदर योगदान था, सैनिकों का इतना बड़ा विद्रोह था जो बढ़ते बढ़ते सभी वर्गों तक पहुंचा, तो फिर इस क्रांति की असफलता क्यों हुई? ये अपने आप में ध्यान रखने वाली बात। क्रांतिकारियों के पास निश्चित योजना एवं साधनों का पूर्णतः अभाव था। भारत में जैसे विशाल देश में एक दूसरे से संपर्क जो वो स्थापित नहीं कर सकते थे, ये पहला कारण बना कि साहब संपर्क जो थे वो नहीं कर पाए, संचार के माध्यम इतने ज्यादा नहीं थे, जिस वजह से क्रांतिकारियों के बीच में एक सामंजस्य जो था वो नहीं बन सका। क्रांतिकारियों के पास शस्त्र, अस्त्र और धन का अभाव था, जबकि अंग्रेजी सेना पूर्ण रूप से साधन संपन्न थी और पर्याप्त संसाधन भी थे। क्यों? क्योंकि सब अंग्रेजों की अगर मैं सेना की बात करूं तो वो अपने आप में ज्यादा मॉडर्न थी, उनके पास असला बारूद हो, अस्त्र शस्त्र हो, वो पूरी तरीके से परिपूर्ण थी। क्रांति का प्रभाव जो था वो केवल सीमित क्षेत्र के अंदर तक ही रह गया, और देसी रियासतों ने अपने स्वार्थों के चलते क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं दिया, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि सब क्रांतिकारी आएंगे तो उनका अगला निशाना हम होंगे।
इस वजह से उन्होंने पूर्णतः अंग्रेजों का साथ दिया। क्रांति निर्धारित योजना अनुसार 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण 10 मई को ही पूरी तरीके से क्रांतिकारी ने पूर्ण रूप तैयार नहीं थे इसके लिए। यानी साहब ये क्रांति जो 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन 10 मई को ही यानी 20 दिन पहले ही इस क्रांति का आगाज हो गया। अगर कोई चीज इतनी प्लानिंग से नहीं होगी तो उसको हमें पूरी तरीके से पतन देखने को मिलेगा। लॉर्ड कैनिंग ने देसी रियासतों के प्रति जो है वो उदारता की नीति अपनाकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया था, और क्रांति के असफल करने के लिए उन्हें एक कूटनीति अपनाई थी। यानी उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर देसी रियासत साथ देंगी तो हम इन क्रांतिकारियों को रोक सकेंगे। यानी कुछ कारणों की वजह से क्रांति असफल नहीं आई। छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, 5 पॉइंट अपन यहाँ पर लिख सकते हैं जिससे अपने अच्छे नंबर आ सके। अब यहाँ पर पूछते हैं कि साहब जब क्रांति इतनी बढ़ी तो इसका परिणाम क्या हुआ, कि इस क्रांति के बाद की स्थिति क्या थी, उसके बाद क्या परिवर्तन देखने को मिले। 1857 की क्रांति का महत्व और परिणाम। भारत का प्रशासन जो था वो कंपनी के हाथों में निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी जो थी वो पूरी तरीके से घोषित हो गई। देखो उस समय पर भारत का जो राज्य था वो किसके पास था, ईआईसी के पास। ईआईसी बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब क्या हुआ, अंग्रेजों को ये बात समझ में आई कि साहब भारत का शासन संभालना एक कंपनी के बस की बात नहीं है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ले दिया गया और अब किसके पास आ गया साहब, ब्रिटिश सरकार के पास आ गया। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार आ जाएगी और ब्रिटिश सरकार की जो सर्वे सर्वा होंगी, ये मैं कहूंगा साहब टाइटुलर तौर पर जो हेड होंगी वो कौन होंगी साहब, क्वीन विक्टोरिया, जो कि अब भारत की जो सम्राज्ञी घोषित हो गई। यद्यपि ये क्रांति असफल हो गई थी, लेकिन इससे भविष्य की रूपरेखा तैयार कर दी गई थी और देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार हो गया था। यानी सारे सभी को ये लगा कि साहब भले ही ये क्रांति जो है वो असफल हुई, लेकिन ये हर भारत के बच्चे बच्चे के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि किस प्रकार एक सैनिकों का विद्रोह जो है पूर्णतः भारत के सबसे बड़े और पहले स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बदल जाता है। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि साहब हिंदू और मुस्लिम जो है उनका भाईचारा इतना तगड़ा था 1857 क्रांति के समय, तो क्यों ना इनके बीच में फूट डालो और राज करो की नीति को जोड़ा जाए, जिससे इन दो भाइयों को पूरी तरीके से अलग कर कर जो है वो समाज के अंदर, इन दोनों समाजों के अंदर जो है वो एक वैमनस्य की भावना लाई जा सके, कटाव की भावना लाई जा सके। इनके बीच में जो है वो वैमनस्यता के बीज पूरी तरीके से बो दिए गए। और अब 1857 की क्रांति का डर अंग्रेजों को इतना सजा रखा था कि उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ाया। अंग्रेजों ने अपनी सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि उनको एक बात समझ में आई कि साहब ये पूरी की पूरी क्रांति जो है वो अवध के अंदर तो बड़े स्तर पर फैली, और अवध को कहा जाता था सैनिकों की पौधशाला, क्योंकि अवध के अंदर ऐसी स्थिति थी कि साहब अगर एक घर है तो एक घर के अंदर एक बेटा किसान होता था और एक बेटा जो है वो सेना के अंदर होता था। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि साहब अगर भारतीयों को, सिर्फ भारतीयों को ही अगर हम सेना के अंदर रखेंगे और क्रांति हो जाएगी तो हमारा साथ कौन देगा। अंग्रेजों की संख्या भी बढ़ा दी गई। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के साथ उदारता की नीति अपनाई तथा भारतीय समाज के विखंडित जो है पूर्णतः यहाँ पर कर दिया, भारतीय समाज को विखंडित पूर्णतः कर दिया। तो साहब ये पूरी की पूरी कहानी थी 1857 की क्रांति की। हमने कारणों के बारे में चर्चा करी, हमने 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करी, साथ साथ में हमने देखा कि किस प्रकार इस क्रांति का पतन हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि साहब ये क्रांति जो थी वो पूरी तरीके से आजादी क्यों नहीं दिला पाई। हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर भी चर्चा करी कि साहब 1857 के परिणाम क्या हुए। तो आज की कक्षा यहीं तक ही। आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।